गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की क्लास नंबर 10 है, यानी कि क्लास 11th की एग्रोनॉमी की 10वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे लेसन 2 यानी लेसन सेकंड। लेसन सेकंड का नाम है कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, जिसमें हम पढ़ेंगे गेहूं की खेती, यानी कि गेहूं के बारे में सविस्तार यानी विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे गेहूं में क्या कैसे क्या है, पूरी क्रॉप के बारे में जो भी होगा हम आपको एक एक चीज़ करके बताएंगे। तो पहला लेसन खत्म होने के बाद दूसरा लेसन जब स्टार्ट करते हैं, गेहूं की खेती यानी कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, इसमें सबसे पहले आता है वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम को इंग्लिश में बोलते हैं बीएन यानी बॉटेनिकल नेम। इसको बीएन मैंने शॉर्ट में लिखा है, बी से होगा बॉटेनिकल, एन से होगा नेम यानी कि बॉटेनिकल नेम। और बॉटेनिकल नेम इसका है ट्रिटिकम एस्टिवम, इंग्लिश में भी मैंने लिखा है TRITICUM ट्रिटिकम एस्टिवम, AESTIBUM, वी है वैन वाला। ठीक है, कभी ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो गलत माना जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि ट्रिटिकम के बाद एस्टिवम लिखा है। एस्टिवम में ए आप देख रहे होंगे स्मॉल में लिखा है, उसका रीजन है यहाँ पे अगर हम कैपिटल कर देंगे ए तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा बॉटिकल नेम वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम को जो है पहला अक्षर यहाँ पे ही कैपिटल होगा, बाकी सारे जो हैं लेटर स्मॉल में होंगे। जैसे धान का है ओराइजा सटाइवा, तो वहाँ पे क्या होगा, ओराइजा में ओ कैपिटल होगा, बाकी ओराइजा के बाद जितने हैं सारे स्मॉल में होंगे। सटाइवा भी एस जो होगा स्मॉल में ही होगा, क्योंकि ओराइजा अलग हो गया, सटाइवा अलग हो गया। वहाँ पे एस बॉटिकल नेम जो है वो स्मॉल में होगा, कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार ट्रिटिकम एस्टिवम में भी एस्टिवम में ए स्मॉल में होगा। ये हमें मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप कैपिटल कर देंगे तो यहाँ गलत माना जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कुल। कुल यानी कि नाम। अब फैमिली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुल नाम को फैमिली, कुल को फैमिली। ठीक, अब फैमिली क्या है, इसकी फैमिली क्या है, पोएसी। पोएसी POACEAE पोएसी। ठीक, अब ओल्ड फैमिली, इसका पहले किस उसमें आता था, इसका पुराना नाम क्या था फैमिली में। अब नई जब से हम लोग जब पढ़े थे ग्रैमिनी थी, अब क्या होगी ही पोएसी। तो हम लोग इसमें अगर मान लीजिए पूछता है गेहूं में कि फैमिली जो है ओल्ड फैमिली कौन, क्या नाम है, ओल्ड फैमिली कौन सी है, तो आप ग्रैमिनी बताएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है पुराना नाम यानी ओल्ड फैमिली ग्रैमिनी, GRAMINEAE ग्रैमिनी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है गुड़सूत। गुड़सूत को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स नंबर। ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इंग्लिश हिंदी बार बार, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम अगली क्रॉप से हमेशा मैं इंग्लिश में ही लिखवाऊंगा। जितनी हेडिंगें होंगी सारी इंग्लिश में होंगी। अभी आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ, पहली क्रॉप है इसलिए। बाकी नेक्स्ट क्रॉप से मैं ये सारी चीज़ें जैसे वानस्पतिक नाम नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ BN लिखूंगा, आपको समझना होगा। इसलिए यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, एक एक चीज़ मैं बता भी रहा हूँ। ठीक, गुड़सूत्र में क्या है CN यानी क्रोमोसोम्स नंबर। अब CN नंबर क्या है, गुड़सूत्र क्या है 2N बराबर 42 यानी 42। ठीक, अब आता है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस, यानी कि गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है। पहली बात तो ये गेहूं का उत्पत्ति स्थान जो है आप बहुत डाउटफुल है। ये मिस्र, कहीं कहीं मिस्र लिखा होता है, कहीं कहीं कुछ लिखा होता है, इस वजह से आप परेशान मत होइएगा। आप मिस्र भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत जगह तो दिया है क्या कहते हैं साउथ वेस्ट एशिया करके दिया है जो तुर्की में है। ठीक, तो हम यहाँ पे मिस्र लिख दिए हैं, आप लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये डाउटफुल रहा है हमेशा से। मटर भी ऐसे ही है, मटर का इथोपिया लिखते हैं, बहुत जगह कुछ और लिखते हैं, लेकिन आप जो मैं लिखवा रहा हूँ गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जैसे भूमि, भूमि की इंग्लिश होती है सॉइल। सॉइल मीन्स मृदा या भूमि। अब गेहूं के लिए कौन सी मृदा अच्छी होगी, तो वो होगी दोमट भूमि यानी लोइम सॉइल। इंग्लिश में लोइम सॉइल बोलेंगे, हिंदी में दोमट भूमि, दोमट मृदा। ठीक है, अब जलवायु यानी क्लाइमेट। क्लाइमेट गेहूं के लिए कैसा होना चाहिए, जलवायु गेहूं की खेती के लिए कैसा होना चाहिए, वो जलवायु है शीतोष्ण जलवायु। ठीक, कौन सा, शीतोष्ण जलवायु। अब आती है प्रजातियां। प्रजातियां को इंग्लिश में बोलते हैं वैरायटीज, यानी कि जो भी किस्में बोई जाती हैं वही है, किस्में भी बोलते हैं, प्रजाति को किस्में भी बोलते हैं, वैरायटीज भी बोलते हैं। ठीक, अब वैरायटीज 3 प्रकार से होती हैं, जैसे जीन वाली, जीन के आधार पर वैरायटियां कौन कौन सी हैं। गेहूं में 3 तरह की जीन पाई जाती हैं। एक जीन वाली प्रजातियां कौन सी है, सोनालिका,
यूपी 262 और गिरजा, ये क्या है, एक जीन वाली हैं। अब 2 जीन वाली प्रजातियां कौन सी हैं, कल्याण सोना, अर्जुन यानी HD 2009, जनक, ये कौन सी हैं, 2 जीन वाली हैं। अब 3 जीन वाली प्रजातियां कौन सी हैं, जवाहर, हीरा, मोती, संगम, ये 3 जीन वाली प्रजातियां हैं। ठीक है, तो प्रजातियां तो बहुत हैं, आपको बुक से भी मिल जाएंगी और जहां भी आप गूगल करके देखेंगे, यूट्यूब पे कहीं भी देखेंगे तो प्रजातियां बहुत है। मैं इतना लिखा रहा हूँ, सफिशिएंट है। बाकी आपके पास बुक होगी, आप सारे नाम जो है आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत सारी वैरायटी, इतनी वैरायटी है मैं लिखवा नहीं सकता इसमें, जान लो आप। ठीक, तो ये क्या था, कल्टीवेशन ऑफ वीट, जिसमें मैंने आपको बताया वर्टिकल नेम, टिडकम एस्टिबम, फैमिली पोएसी, ओल्ड फैमिली ग्रैमनी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 42, ओरिजिन प्लेस मिस्र, सॉयल दोमट भूमि और क्लाइमेट शीतोष्ण जलवायु, और वैरायटी मैंने बताया 1 जीन वाली, 2 जीन वाली, 3 जीन वाली, सारा मैंने लिखवाया है। अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्या है, सोविंग टाइम यानी कि बुआई का समय। बुआई का समय क्या है, नॉर्मल जो है गेहूँ की बुआई जो है अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं और दिसंबर तक करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है गेहूं की बुआई कब करते हैं, ठंडियों में करते हैं। रबी की क्रॉप है, आपको पता है ये रबी की क्रॉप, मैंने बताया था गेहूं कौन सी क्रॉप है, रबी की क्रॉप है। तो गेहूं की बुआई कब करते हैं, सर्द मौसम यानी कि अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर से नवंबर करते हैं, और लेट हो जाएगा तो दिसंबर तक करते हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। यानी कि सामान्यतः गेहूँ की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक करते हैं। ठीक, मैंने बताया आपको। अगेती कब है, नवंबर में। ठीक है, यानी कि अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का फर्स्ट वीक। यहाँ पे मैंने लिखा है नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं अक्टूबर का अंतिम पखवाड़ा या अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक, फर्स्ट वीक तक। ठीक, अब यहाँ पे पछेती में क्या है, पछेती में है आपका नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा से लेकर दिसंबर के, मतलब 7 दिसंबर या 10 दिसंबर के पहले हर हाल में गेहूं की बुआई कर ही लेनी चाहिए। ठीक, तो क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आता है सीड रेट यानी कि बीज दर। अब बीज की मात्रा कितनी लगेगी। ठीक, जैसे कि अगर आप हल के पीछे कूड़ों में बुआई करते हैं, जो हल के पीछे कैसे करते हैं, जब हल चल रहा होता है और पीछे पीछे बुआई करते चलते हैं, तो वहाँ पे 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा आपका। अगर सीड ड्रिल द्वारा बुआई करते हैं यानी मशीन द्वारा, तो वहाँ पे 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। और डिबलर द्वारा करेंगे तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि सबसे कम लग रहा 25 से 30, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। ठीक, डिबलर जो है बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको, बीज तो कम लगेगा लेकिन ये कॉस्टली भी है। अब जैसे क्या है, ये छिड़काव विधि है, ये लास्ट की जो लिखा है मैंने, पछेती बुआई के लिए, जैसे आप अगर पछेती लेट बुआई कर रहे हैं तो आपका सीड रेट 125 से 130 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा, और समय से बुआई कर रहे हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा, और बौनी जाति के लिए जो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और देसी लंबी बढ़ने वाली वैरायटी का जो है बीज दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्लियर हुआ, ये सारे लिखे हैं, आप अच्छे से लिखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सीड ट्रीटमेंट यानी बीज शोधन। बहुत ज़रूरी चीज़ है, बीज की बुआई के पहले आप जो है खेतों में बुआई से पहले आपको बीज ट्रीटमेंट जरूर कर लेना है, क्योंकि बीज जनित जो रोग होते हैं वो नहीं लगते हैं फिर। ठीक, देखिए बीज जनित बीमारियों जैसे करनाल बंट, अनावृत कंडुआ को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि ये सब बीज जनित रोग हैं जो बीजों से रोग फैलते हैं। ठीक है, करनाल बंट है, अनावृत कंडुआ है। ठीक, इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम या वावेस्टिन, एक ही चीज़ है, कार्बोक्सिन या बिटावैक्स में से किसी एक को, चाहे कार्बेंडाजिम यूज करिए चाहे कार्बोक्सिन में से किसी एक कवकनाशी द्वारा 2.5 ग्राम, ध्यान दीजिएगा 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम, यानी कि 2.5 ग्राम दवा में, कवकनाशी में 1 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना है आपको। क्लियर हुआ। अब आता है बुआई की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ सोविंग। अब मेथड्स ऑफ सोविंग में क्या है, अब कई प्रकार से हैं, जैसे इसमें है छिड़कवा विधि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मैंने बताया आपको, ये सबसे ज़्यादा सबसे पुरानी है और जो है सबसे प्रचलित और सबसे सस्ती मानी जाती है, सबसे सरल मानी जाती है छिड़कवा विधि। ठीक है,
दूसरा हल के पीछे कुड़ों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हल के पीछे पीछे जो बुआई करते हुए चलते हैं। अब नाई द्वारा कैसे, नाई भी बुक देखेंगे, बुक लेंगे आप तो बुक में आपको फिगर मिलेगा। जो है नाई द्वारा ऐसे होता है, ये हल के पीछे बांध लेते हैं और इसमें कीप लगी होती है, उसमें बीज डालते हैं और देसी एक हाथ से किसान जो है देसी हल को संभालता है, एक हाथ से बीज को डालते हुए चलता है और कुड़ों में नाई द्वारा बुआई करते चलता है। ठीक है। अब सीड ड्रिल द्वारा बुआई मैंने आपको बताया था, डिबलर द्वारा भी बुआई बीज की करते हैं खेत की। ठीक है। अब इसका पीएच मान कितना होगा, 5 से 7.5, यानी 5.0 से 7.5 इसका पीएच होगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, नेक्स्ट है खाद एवं उर्वरक, यानी कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। गेहूं की फसल में खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी चाहिए। ठीक है। जैसे है बुआई से लगभग 4 से 6 सप्ताह पहले 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद यानी FYM की अच्छी सड़ी खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है गेहूं की जब हम बुआई करते हैं उसके 4 से 6 सप्ताह पहले या फिर 1 महीना पहले जो है गोबर की सड़ी खाद को अच्छी प्रकार खेतों में मिला लेते हैं। अब FYM क्या होता है, FYM को ही गोबर की सड़ी खाद बोलते हैं। FYM का फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर। क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर। अगर कहीं लिखा रहे FYM तो आप घबराइएगा नहीं, वही गोबर की सड़ी खाद को इंग्लिश में FYM बोलते हैं, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर। अब गोबर की खाद कितना मिलाएंगे, 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको 1 महीने पहले या 4 से 6 सप्ताह पहले खेतों में मिलाना है। ध्यान दीजिएगा गोबर की खाद कहाँ पे बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। गोबर का खाद जहाँ भी कंपोस्ट अपना गोबर फेंकते हैं, हमेशा यह ध्यान रखें उसको जो है हमेशा छाएदार स्थानों में ही बनाएं, क्योंकि जो है धूप में रहने से उसमें के जीवांश जो हैं मर जाते हैं और हम गोबर की खाद को मिलाते हैं तो उस जीवाश्म के कारण ही जो उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं वही जो है हमारी खेतों में बैक्टीरिया जो है मतलब छोटे छोटे जीवाणु जो फ़ायदा लाभदायक होता है वो जीवाणुओं की वजह से होता है। लेकिन अगर धूप में रहेगा गोबर की खाद फिर वो ना तो सड़ेगी सही से, ना तो उसका कोई बहुत मतलब होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी जहाँ भी गोबर की खाद बनाते हैं या गोबर फेंकते हैं वो छायादार स्थान पर होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब हम खेत में गोबर की खाद ले जाते हैं अक्सर देखा गया है कि नॉलेज ना रहने पर हम मई जून की बहुत भयानक धूप में ही खेतों में ले जाके कुड़ा देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी खाद तो बहुत अच्छी है उसमें जो छोटे छोटे जीवांश में होते हैं जो हमारे खेतों में अच्छे से मतलब जो हमें लाभ पहुँचाते हैं वही जीवांश जो हैं अब इतनी दोपहर में रहेगा तो वो मर जाएगा। तो फिर अच्छा खाद का जो है प्रोडक्शन खेतों में नहीं लग पाता है, पोषक तत्व तो सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ गोबर ही रह जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आप ध्यान रखें जब भी खेतों में फेंकें उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं NPK। सिंचित दशा में ये NPK की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 120-60-40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मैंने यहाँ पे किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लिखा है क्योंकि 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अब वही असिंचित दिशा में कितनी लगेगी NPK, 60-30-30। हमेशा ध्यान दीजिएगा 120 यहाँ पे जो है सिंचित दशा में 120-60-40 दिया है तो 120 जो है नाइट्रोजन, एक तो बुआई के समय हम 60 आधी मात्रा में देंगे, नाइट्रोजन की आधी मात्रा में बुआई के समय और आधी जो है सिंचाई करने के बाद। लेकिन असिंचित दशा में जो है बुआई के साथ ही NPK तीनों 60-30-30 डाल देंगे खेतों में। ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है आपको पता है, पौधों में जो है हरे भरे नहीं रहते क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो पाती तो पौधे हरे नहीं रह जाते हैं। और फास्फोरस कमी से क्या होता है जो है इससे जो है दाने छोटे रह जाते हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है। और पोटास से क्या होता है, इसमें दानों की क्वालिटी में कमी आ जाती है। तो आप ये सब जाने रहिएगा। NPK कितना होगा सिंचित दशा में 120-60-40 और असिंचित दशा में 60-30-30। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आता है इरिगेशन यानी कि सिंचाई। गेहूं में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, मेनली तो 3 ही होती है लेकिन 6 प्रकार की सिंचाई करते हैं। अगर जहाँ पर साधन
अवेलेबल नहीं है वहाँ पर 3 सिंचाई करके भी हम काम चला लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं अपने पास हैं तो 6 सिंचाई की जाती हैं। वो है, पहला मैंने लिखा है सिंचाई फसल की अवस्था समय, यानी कि कब कब सिंचाई करनी चाहिए, कौन सी अवस्था होती है और कितने समय के अंतराल पर करना चाहिए। यानी कि आप जान लीजिए हमेशा गेहूँ की सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतराल पर करते हैं। अब जैसे यहाँ पर है पहली सिंचाई कब करते हैं, शिखर जड़ बनते समय यानी 20 से 25 दिन बाद, बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई करेंगे। अब दूसरी सिंचाई कल्ले बनते समय, बुआई के 40 से 45 दिन बाद। अब तीसरी सिंचाई कब करते हैं, गाढ़ बनते समय 60 से 65 दिन बाद बुआई के। अब चौथी सिंचाई कब करते हैं, फूल निकलते समय यानी पुष्पावस्था, जो है 80 से 85 दिन बाद। ठीक। अब पांचवी सिंचाई दुग्धावस्था के समय, मिल्किंग स्टेज, ये कब है, 100 से 105 दिन पे। और छठी सिंचाई यानी लास्ट सिंचाई दाना भरते समय करते हैं, वो भी कब, 115 से 120 दिन बाद, बुआई के 120 दिन बाद। ठीक। अब कहने का मतलब यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है, आपको ध्यान दीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने क्यों लिखा है। अगर वही फर्स्ट सेकंड थर्ड है जो 3 सिंचाइयों की बात हम करते हैं, जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल साधन नहीं होता, पानी की सुविधा नहीं हो पाती है, तो 3 सिंचाई से अगर हमें काम चलाना हो तो पहली सिंचाई शिखर जड़ बनते समय बहुत ज़रूरी है, और दूसरी सिंचाई पुष्पावस्था में और तीसरी सिंचाई दुग्धावस्था। ये 3 सिंचाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फसल हमारी अच्छी नहीं होगी। ठीक है। अगर पूरी अवेलेबल है तो 6 सिंचाई अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। लेकिन नहीं हो पाती है तो ये पहली सिंचाई शिखर जड़ बनते समय, दूसरी सिंचाई पुष्पावस्था, तीसरी सिंचाई मिल्किंग स्टेज यानी दुग्धावस्था में। ठीक है। अब आता है वीड कंट्रोल, आपका खरपतवार नियंत्रण। यानी कि खरपतवार नियंत्रण क्या है, जब फसल की हम बुआई करते हैं तो लगभग 30 यानी 1 से 1.5 महीना जो है फसल और खरपतवार में आपस में एक कंपटीशन होता है, यानी प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे कहने का मतलब है, जब गेहूं भी छोटा रहेगा और खरपतवार भी छोटे रहेंगे, तो क्या होगा, वो आपस में एक दूसरे तनातनी रहेगी और कंपटीशन रहेगा, कौन किसको दबा पाए वो दबा देता है। अब खरपतवार से फसलों को नुकसान कितना होता है, 10 से 40% तक नुकसान होता है। लेकिन वही गेहूं अगर बड़ा हो जाता है, 1 महीने 1.5 महीने तक अगर बढ़िया हो गया और खरपतवार से आगे निकल गया, तो फिर कोई कंपटीशन नहीं रह जाता, ना तो फिर खरपतवार को उतना फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही 30 से 40 दिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, एक सकरी पत्ती वाले खरपतवार। देखिए लिखा है, फसल एवं खरपतवार बुआई के 30 से 40 दिन तक आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कंपटीशन होता है। खरपतवार से उपज में होने वाली हानि 10 से 40% होता है। मैंने आपको बताया था 2 खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और संकरी पत्ती वाले खरपतवार। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कैसे होते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था खरपतवार 2 प्रकार से होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, एक सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार देखते हैं क्या है, कृष्ण नील। ये कौन सा खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाला है, कृष्ण नील। इसका बॉटनिकल नेम है एनागेलिस अर्वेसिस। ठीक, इसको मैं जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ, ये हमेशा काम आएगा। ठीक है, इसलिए कृष्ण नील का वैज्ञानिक नाम एनागेलिस अर्वेसिस। ठीक है। और नेक्स्ट है बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, उसका वैज्ञानिक नाम है। और नेक्स्ट है सैंजी मिलीलोटस एल्वा चटरी मटरी लेथारस स्पीसीज। यानी कहने का मतलब है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हैं, कृष्ण नील है, बथुआ है, सैंजी है और आपका चटरी मटरी, ये सब क्या है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। कौन कौन से फिर से बताइए, आपका है कृष्ण नील, बथुआ, सैंजी, चटरी मटरी, ये सब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। इनके रोकथाम के लिए क्या करेंगे, इनके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, 2,4-D 625 ग्राम को 2,4-D 625 ग्राम को 600 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 25 से 30 दिन के अंदर छिड़काव करें। कहने का मतलब है 2,4-D को 625 ग्राम को 600 लीटर पानी में मिलाकर बुआई 25 से 30 दिन के अंदर छिड़काव करना है। ठीक, क्लियर हुआ। अब है दूसरा सकरी पत्ती वाले खरपतवार। यानी कि सकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हैं, गेहूं में जंगली जई, इनका वैज्ञानिक नाम एवना फतुआ व गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम फेलेरिस माइनर का प्रकोप अधिक होता है। कहने का मतलब सकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हैं,
एक तो जंगली जई हो गया आपका, एक हो गया गेहूं का मामा। गेहूं का मामा बहुत पूछा जाता है। गेहूं का मामा का वैज्ञानिक नाम होता है फेलेरिस माइनर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम फेलेरिस माइनर होता है। ये बहुत पूछा जाता है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब ये प्रकोप ज़्यादा होता है, अब इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। सल्फ्यूरान यानी लीडर सल्फोसल्फ्यूरान की 33.33 ग्राम और पेंडामेथिलीन 800 से 1000 अथवा आइसोप्रोट्यूरान 1.5 किलोग्राम को 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे, ठीक। दोनों क्लियर हुआ, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले कौन कौन से खरपतवार थे, कृष्णनील, बथुआ, सैंजी, चटरीमटरी, और सकरी कौन से थे, जंगली जई और गेहूंसा। दोनों को मैंने सबका उपचार बता दिया। अब आता है प्लांट प्रोडक्शन यानी फसल सुरक्षा। इसमें सबसे पहले आता है रोग, दूसरा है आपका कीट। अभी मैं रोग के बारे में बात करता हूँ। रोग में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, दो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही मैं बता रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। जैसे पहला है गिरोई या रतुआ या रस्ट, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है रोग में। ये गिरोई जो है 3 प्रकार की होती हैं, एक पीली गिरोई, भूरी गिरोई और काली गिरोई। और काली गिरोई जो है सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक कौन सी होती है, काली गिरोई, ठीक। अब इसका उपचार कैसे करेंगे, पहली बात तो रोग प्रतिरोधी किस्म उगाएं, जैसे मैंने दिए हैं कुछ, यूपी 115, HD 204, W 147 प्रताप, और भी बहुत सारी हैं जो रोग प्रतिरोधी जिसमें गिरोई का फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसी वैरायटीज़ लगाएं, समय पर लगाएं और सिंचाई कम करें, नाइट्रोजन कम दें, ठीक, जिससे गिरोई यानी रस्ट से सुरक्षा मिलेगा। यही उपचार है इसका। अब दूसरा नंबर पर है करनाल बंट। करनाल बंट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सबसे पहले करनाल में देखा गया, करनाल में पाया गया, ठीक है। यह रोग दूषित बीज यानी बीज और मृदा द्वारा ये रोग फैलता है। अब इसके लिए इसका उपचार क्या है, इसका उपचार ये है कि सबसे पहले तो आपको बीज को ट्रीटमेंट यानी बीज शोधित करके बुआई करें, क्योंकि बीज और मिट्टी से हो रहा है, दूषित बीजों से हो रहा है, तो सबसे पहले हम बीज ही ट्रीटमेंट कर लें, बीज ही शोधित कर लें, ठीक। पहला उपचार ये होगा। दूसरा उपचार है रासायनिक 2 किलोग्राम मैंकोजेब अथवा 500 ml प्रोपिकोनजोन प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में छिड़काव करें, ठीक। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब आता है नंबर 2 पे कीट, यानी प्लांट प्रोडक्शन में पहला था रोग, दूसरा आता है कीट। अब कीट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आपको प्लांट प्रोडक्शन आप देख रहे थे यानी फसल सुरक्षा, जिसमें पहला था रोग, रोग के बारे में हमने बात कर ली। दूसरा था कीट, कीट में यानी क्या था, कीट कौन कौन से कीट लगते हैं, जैसे मैं 3 तरह की कीटों के बारे में बताए हैं। जैसे पहला है दीमक। दीमक जो है गेहूं का सबसे खतरनाक कीट है। दीमक जो है गेहूं का सबसे खतरनाक कीट है। अब इसमें क्या है, यानी यह गेहूं का प्रमुख कीट है, लिखा ही है। इसके रोकथाम के लिए बुआई से पहले, ध्यान रखिएगा, बुआई से पहले क्लोरोपाइरीफास 20% के 3 से 4 मिलीलीटर को प्रति किलोग्राम बीज के साथ मिलाकर बुआई करें, अथवा खड़ी फसल में 1.5 लीटर क्लोरोपाइरीफास सिंचाई के साथ प्रति हेक्टेयर दें, ठीक है। दीमक क्या है, सबसे प्रमुख कीट है। इसका सलूशन क्या है, मैंने आपको बताया, लिखाया है। और नेक्स्ट है सैनिक कीट। सैनिक कीट क्या होता है, जो है ये पौधों को ऊपर के मतलब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से थोड़ा नीचे की ओर ऊपर की ओर बीच में जो है वो क्या होता है, पौधों को काट कर गिरा देता है। ये भी खतरनाक है गेहूं की फसल के लिए। अब इसके सलूशन क्या है, इसके रोकथाम के लिए कार्बोरिल 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कराएं या छिड़काव कराएं, ठीक है। सैनिक कीट समझ में आया। इसका सलूशन क्या है। नेक्स्ट है चूहे का नियंत्रण। चूहे का नियंत्रण क्या है, इसकी रोकथाम के लिए जिंक फॉस्फाइड अथवा बेरियम कार्बोनेट से में बने जहरीले चारे का प्रयोग करें। कहने का मतलब है, ये जो जिंक फॉस्फाइड या बेरियम कार्बोनेट है, इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर प्रति गड्ढे में भर दिया जाए या खेतों में डाल दिया जाए। उससे क्या होंगे, चूहे भागेंगे। सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं देसी इलाज चूहे का सलूशन क्या है। सबसे अच्छा कोई चूहा पकड़ लीजिए और उसको 2 कलर में रंग दीजिए।
जैसे हरा और लाल कर दीजिए। उसे मतलब कहने का है कि चूहा पकड़ के उसे कलरफुल कर दिया जाए। तो चाहे वो घर में हो, चाहे वो दुकान में हो, या चाहे वो खेत में हो, या कहीं भी चूहा हो, वो चूहा अगर कलरफुल हो जाएगा तो वो चूहा छोड़ दीजिए, कोई भी चूहा होगा घर से भाग जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है चूहे का। चूहे के लिए क्या है, कलरफुल कर दीजिए और छोड़ दीजिए, जो भी होगा कलर चूहा उसे देखकर वो भाग जाएगा। ठीक है, वो स्थान छोड़ के ही चला जाएगा, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट है कटाई यानी हार्वेस्टिंग। कटाई कब करते हैं, गेहूं कटाई सबसे अच्छी, पहली बात तो ये आप जान लीजिए उसका तरीका ये है, गेहूं की फसल खेत में जाइए और पका आपको दिख रहा है और आप गेहूं को ऐसे मोड़ के देखिए, अगर वो टूट जा रहा है, मतलब खट्टे से टूट जाए, वो मुड़े नहीं, तो क्या है, अगर टूट जाता है तो वो पक गया है, पूरी तरह से कटाई योग्य है, उसे कटा लीजिए फिर थ्रेसिंग करा लीजिए। ठीक, जैसे अगेती है 140 से 50 दिन और पछेती है 120 से 50 दिन। ठीक, कहने का मतलब यही है, चाहे 120 दिन हो जाए और वो पता लगे गेहूं टूट नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है, वो सही से पका नहीं है, काटने योग्य नहीं है। इस पर ध्यान ना देके मैं आपको जो बता रहा हूँ वही ध्यान दीजिएगा। गेहूं के खेत में जाओ और उसको तोड़ो और वो आसानी से टूट जाए, अलग हो जाए, तो वो काटने योग्य है, यानी कटाई के लायक है। नेक्स्ट आता है उपज। उपज यानी ईल्ड यानी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, जैसे एक बौनी जातियाँ हैं, बौनी जातियों में दाना कितना प्रोडक्शन होगा, दाना 40 से 50 क्विंटल और भूसा कितना होगा 50 से 60 क्विंटल। ये भूसा थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 60 से 70 या 70 से 80 भी हो सकता है, और दाना 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ये बौनी जातियों में। और देसी जातियों में क्या है, दाना 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है और भूसा 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ, सारा चीज़ क्लियर हुआ। अब यहीं पे ईल्ड जो है लास्ट था, बीएन यानी बॉटिकल नेम से, यानी वैज्ञानिक नाम से, यानी वानस्पतिक नाम से स्टार्ट होता है, और हमारा उपज यानी उपज या लास्ट स्टोरेज भी कह सकते हैं। स्टोरेज क्या, गेहूं को स्टोर किस हालत में करना चाहिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा 10 से 12% नमी जब हो बीज में या गेहूं में, तभी उसको स्टोर करें, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हमारी गेहूं की क्रॉप यानी कल्टीवेशन ऑफ व्हीट यानी गेहूं की खेती पूरी तरह से यहाँ पे मैं ख़त्म कर दिया हूँ। ठीक, अब जहाँ भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी धन्यवाद, आज के दिन सिर्फ इतना ही।